नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नागालैंड में इंसर्जेंसी से संबंधित। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज का यही है। 3 एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में, डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल मीडिएशन बिल से संबंधित और तीसरा आर्टिकल स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित। आज की डिस्कशन देखो 2 पार्ट्स में आएगी। ये पहला पार्ट है और दूसरा जो आज के डिस्कशन का पार्ट है वो दोपहर को आएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नागालैंड में इंसर्जेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट से तो देखो आप वाकिफ हो। नागालैंड में एक काफ़ी दुखद घटना सामने आई। आर्मी के एक ऑपरेशन में गलती हो गई, 6 सिविलियंस की जान चली गई। उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। प्रोटेस्ट में और ज़्यादा सिविलियंस की जान चली गई, एक जवान की भी डेथ हो गई। कुल मिला के ऑलमोस्ट 15 सिविलियंस और एक जवान की डेथ हो गई नागालैंड में एक मिसगाइडेड ऑपरेशन की वजह से। अब देखो इस आर्टिकल में ना 3 एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। पहला एस्पेक्ट है इस इंसिडेंट संबंधी डिटेल्स, कहाँ कमियां रहीं आर्मी से, सिक्योरिटी फोर्सेस से इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में। दूसरा नागा इंसर्जेंसी, ये दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब देखो पहला जो एस्पेक्ट है ना, इस इंसिडेंट संबंधी डिटेल्स है, जिसमें राइटर ये बोलते हैं कि ऐसे कैसे आपने फायर कर दिया। मतलब ये घटना जो है देश के अंदर की है, बॉर्डर की थोड़ी ना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रेंड होती हैं। अगर पिकअप वैन नहीं भी रुकी तो आगे जाके कोई बाधा क्रिएट करके रुकवा लेना चाहिए था। बिना वार्निंग आपने गोली चला दी, वहां से फायर भी नहीं आया, पिकअप वैन से कोई फायर नहीं आया था, लेकिन बावजूद इसके आपने गोली चला दी। अनेकों ऐसी कमियां हैं आर्मी के इस ऑपरेशन में। इवन आपको पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए था, पुलिस आपके साथ होनी चाहिए थी या फिर असम राइफल्स आपके साथ होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी आपके साथ मौजूद नहीं थे, आपने इनको सूचित नहीं किया। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें बोली जाती हैं राइटर के द्वारा। ये एस्पेक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? देखो आपको भी पता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन तो नहीं फ्रेम करती है ना कि नागालैंड में वो घटना हुई थी उसके बारे में बताइए, क्या हुआ था उस घटना में। नहीं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। 2 एस्पेक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो नागा इंसर्जेंसी और तीसरा जो एस्पेक्ट है ना आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इनको अब हम कवर करते हैं। पहले हम बात करते हैं नागा इंसर्जेंसी की। देखो नागालैंड में इंसर्जेंसी आज़ादी के बाद AZ फिजो के नेतृत्व में स्टार्ट हुई। AZ फिजो, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश की थी, नागा नेशनल काउंसिल। काफ़ी समय तक इस काउंसिल ने हथियार उठाए रखे। फिजो के नेतृत्व में इंसर्जेंसी चलती रही नागालैंड में और आसपास के एरियाज में। लेकिन आखिरकार 1975 में फिजो को यह समझ में आ गया कि हथियार उठाकर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, सिर्फ वायलेंस हुआ है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। 1975 की बात है। उस एग्रीमेंट को कहा जाता है शिलोंग एकॉर्ड। इस एग्रीमेंट के तहत फिजो ने हथियार गिरा दिए। लेकिन देखो जैसा आपको पता है, बताओ शादी होती है तो कौन नाराज होता है, कौन कमियां निकालता है, कौन कहता है कि मुझे इज्जत नहीं मिली। फूफा जीजा ये लोग जैसे नाराज हो जाते हैं ना शादी में, तो फिजो के जो साथी थे ना वो भी नाराज हो गए। इस एग्रीमेंट के होने के बाद इन्होंने अलग से अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, NSCN, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। सिंपल भाषा में बात करें, फिजो के जो साथी थे ना वो इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थे। उन्होंने अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली अपनी। 1980 में इस एग्रीमेंट के विरोध में इन्होंने इंसर्जेंसी जारी रखी। लेकिन देखो ये ऑर्गेनाइजेशन भी बाद में 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। जैसे स्पेक्ट्रम में आप पढ़ते हो ना, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, वो आगे आगे डिवाइड होते गए। उसी प्रकार से ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ये बनी 1980 में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई 1988 में। 2 पार्ट्स में बनी ना, एक फैक्शन था IM यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। IM का मतलब था इसक मुइवा। ये दोनों पर्सन्स हैं अलग अलग, इन दोनों ने मिलकर एक फैक्शन बनाया, एक ग्रुप बनाया। और दूसरा जो फैक्शन बना वो बना नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड
खापलांग, ये अकेले पर्सन थे जिन्होंने एक फैक्शन बनाया, इन दोनों ने मिलकर अलग से फैक्शन बनाया। ये जो खापलांग थे ना, ये म्यांमार के नागा हैं, और ये दो इसक मुइवा ये इंडिया में ही रहने वाले नागा हैं। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। ये जो इसक मुइवा वाला फैक्शन है ना, ये तो ज्यादा आगे डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन ये जो खापलांग वाला फैक्शन था ना, ये आगे कई बार डिवाइड हुआ। और ना डिवाइड भी ऐसे ही हुआ, जैसे देखो इस फैक्शन में कोई इंडियन लीडर था, इंडियन नागा, उन्होंने तो सीज फायर कर लिया कि बस भैया हमें और नहीं लड़ना, लेकिन म्यांमार का जो नागा लीडर था ना, उसने मना कर दिया कि नहीं हम सीज फायर नहीं करेंगे। और एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि खापलांग वाले फैक्शन में जो इंडियन लीडर्स सीज फायर के लिए मान जाते हैं ना, उसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मना लेती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज इंडियन नागा लीडर्स को कि आप हथियार गिरा दीजिए, आपका फायदा है। लेकिन खापलांग फैक्शन में जो म्यांमार के लीडर्स होते हैं, वो म्यांमार के सिटीजन्स होते हैं, उनके साथ फिर सिक्योरिटी एजेंसीज किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाती, तो वो इंसर्जेंसी को आगे ले जाते हैं और इंडियन लीडर्स मान जाते हैं। तो आखिरकार देखो 2017 में खापलांग जो इस फैक्शन के लीडर थे, NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग फैक्शन, इसके लीडर थे खापलांग। इनकी डेथ हो गई 2017 में। लीडरशिप इसके बाद किसके हाथ में आई? खांगो कोन्याक के हाथ में, एक इंडियन नागा थे। लेकिन 2018 में ना एक ब्लडलेस कू हो गया, मतलब कि खांगो कोन्याक इनको लीडरशिप से हटा दिया गया और लीडर बन गए यंग अंग। तो ये जो थे ना खांगो कोन्याक, ये इंडियन नागा थे, ये आ गए इंडिया और इन्होंने सीज फायर कर लिया फिर सरकार के साथ में। तो ये पूरी स्टोरी बताने के बाद राइटर ये बोलते हैं कि देखो सारे तो ऑलमोस्ट सभी फैक्शंस का तो सीज फायर एग्रीमेंट है सरकार के साथ, सिर्फ ये जो यंग अंग है ना, ये म्यांमार के नागा हैं, ये एक फैक्शन को लीड कर रहे हैं। तो इतनी सिचुएशन खराब नहीं थी कि आप बिना वार्निंग दिए ही गोली चला दो, मतलब बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन नहीं थी ना। इंसर्जेंसी पहले ज़्यादा थी, अब आज के समय में इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी नहीं थी कि हालात इतने खराब हो, कोई पिकअप वैन नहीं रुकी तो सीधा आपने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। तो गलतियां तो देखो हुई हैं। तो ये हमारा कवर हो गया दूसरा एस्पेक्ट इस आर्टिकल का, नागा इंसर्जेंसी से संबंधित। अब है तीसरा एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये देखो इनेक्ट हुआ था 1958 में। इस एक्ट के तहत ना जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं जहां पर भी ये एक्ट लागू किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को इसलिए मिलती है कि वहां पे वो पीस कायम कर सकें। डिस्टर्ब एरियाज में ये एक्ट लगता है, जैसे नागालैंड में लगा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ है, वो डिस्टर्ब एरियाज हैं, वहां पे आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती हैं। पावर जैसे कि जो पर्सन डिस्टर्ब एरियाज में लैंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उन्हें वार्निंग देने के बाद उनके खिलाफ फायर ओपन करने की, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करने की, किसी भी व्हीकल को रुकवाने की, उस व्हीकल को सर्च करने की। आर्म्ड फोर्सेस को देखो जो भी वो एक्शंस लेते हैं ना, उस एक्शंस के लिए उन्हें इम्यूनिटी मिलती है, यानी जो आईपीसी की धाराएं हैं ना, सेक्शंस हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस पर लागू नहीं होते उनके एक्शंस के लिए। प्रेजेंटली कहां कहां पर ओस्पा लागू है, ये नीचे वाली लाइन आप छोड़ दीजिए, ये देखिए। अभी देखो ओस्पा लागू है नागालैंड में, असम में, मणिपुर में एक्सक्लूडिंग 7 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ इम्फाल, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी लागू है। त्रिपुरा में लागू नहीं है, पहले था, हट गया। मेघालय में पहले लागू था, हट गया। 1 अप्रैल 2018 से मेघालय में लागू नहीं है, इसलिए इस लाइन को आप भूल जाइए। अब देखो ओस्पा के पक्ष में जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, पहले हम वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद खिलाफ वाले आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के पक्ष में दिया जाता है, देखो जो मिलिटेंट प्रभावित एरियाज है ना, वहां पे उनके खिलाफ आर्म्ड फोर्सेस अच्छे से लड़ सकें, इसके लिए उनके पास स्पेशल पावर्स होनी जरूरी है, तभी तो वो मिलिटेंसी को खत्म कर पाएंगे ना। दूसरा, ये जो स्पेशल एक्ट है ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसने क्रूशियल रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डिस्टर्ब एरियाज में लैंड ऑर्डर मेंटेन रखने में। जैसे नागालैंड में इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट खत्म है,
जम्मू एंड कश्मीर में भी सिचुएशन अभी काफ़ी स्टेबल है, मतलब जो 90s में सिचुएशन थी वैसी तो नहीं है कम से कम। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में इस एक्ट ने स्पेशल रोल प्ले किया है, ये मानना पड़ेगा, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। तीसरा रीज़न, देखो सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी जान दी है इंसर्जेंसी के अगेंस्ट। तो वहाँ पे अब स्पेशल पावर एक्ट हटाना ये आर्म्ड फोर्सेस का जो मोराल है उसको तोड़ने का काम करेगा। ये ओस्पा के पक्ष में आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। खिलाफ कौन से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं? सबसे पहला तो देखो, आर्म्ड फोर्सेस को जो इम्यूनिटी मिलती है ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस वजह से काफ़ी बार आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती हैं। जैसे जहाँ पे ये स्पेशल पावर एक्ट लागू है वहाँ पे फेक एनकाउंटर्स, महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल असोल्ट, रेप, ऐसी काफ़ी घटनाएं भी सामने आई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जब इस प्रकार से आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट की वजह से लोगों के राइट्स का वायलेशन होता है ना, लोगों का जो विश्वास है डेमोक्रेसी में वो टूट जाता है, और लोगों का जब विश्वास टूट जाता है तो और ज़्यादा लोग हथियार उठा लेते हैं। तो ये विशियस साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। आपने पीस इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक्ट लागू किया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ गई, फेक एनकाउंटर की या फिर रेप की, तो उसकी वजह से और लोग हथियार उठा लेंगे। तो ये विशियस साइकिल चलता रहता है, इंसर्जेंसी कभी ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इस स्पेशल पावर एक्ट की वजह से बहुत से लोग अपना जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खो देते हैं, लिबर्टीज़ खो देते हैं। तो इससे संविधान का भी वायलेशन होता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बोला जाता है इस स्पेशल पावर एक्ट की वजह से बहुत बार जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाती हैं, इंसेंसिटिव हो जाती हैं। उनको पावर मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, तो उनको लगता है कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, हम कुछ भी करें, तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, जब 50 सालों में ये एक्ट पीस नहीं इस्टेब्लिश कर सका। अब देखो कुछ भी बोलो, कश्मीर में थोड़ी इंसर्जेंसी तो अभी भी है ना, तो इस एक्ट के होते हुए भी पूरी तरह से इंसर्जेंसी तो खत्म नहीं हुई जम्मू एंड कश्मीर में या फिर नागालैंड में। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट तो सफल साबित नहीं हुआ है इंसर्जेंसी को खत्म करने में। वैसे देखो इस एक्ट से संबंधित काफ़ी सारी कमेटीज़ गठित की गई थी, और उनमें से ज़्यादातर कमेटीज़ ने यही रिकमेंड किया कि इस एक्ट को रिपील कर दिया जाए। जैसे जब भी ओस्पा के बारे में आपको लिखना हो ना, जीवन रेड्डी कमेटी का जिक्र जरूर कीजिएगा। नवंबर 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक 5 सदस्यीय कमेटी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, रिव्यू करने के लिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस एक्ट के प्रोविजंस को हटाया जाए या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता जाए। तो इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि ओस्पा जो है इसे रिपील कर दिया जाए, और इसकी जगह पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत कुछ एप्रोप्रिएट प्रोविजंस इंसर्ट किए जाएं, मतलब इस एक्ट को मॉडिफाई किया जाए इस प्रकार से जिसमें साफ तौर पर लिखा हो कि आर्म्ड फोर्सेस की पावर्स क्या है, पैरामिलिट्रीज की पावर्स क्या हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक ढंग से लिखा होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय है ना, वहाँ पे एक ग्रीवेंस सेल बनाया जाए हर एक ज़िले में, ताकि किसी को भी आर्म्ड फोर्सेस से कोई दिक्कत है तो जाके वहाँ पे इस ग्रीवेंस सेल में शिकायत कर सके। नेक्स्ट, सेकंड ARC ने भी अपनी 5वीं रिपोर्ट सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑन पब्लिक ऑर्डर, इसमें कहा था कि ओस्पा को रिपील कर देना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेशन से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने का जो तरीका है, स्ट्रेटजी है, उसमें बदलाव होना चाहिए। स्ट्रेटजी देखो ऐसी होनी चाहिए कि और ज़्यादा लोग जो हैं वो एलियनेट ना हो। ऐसा ना हो कि इंसर्जेंसी खत्म करने के लिए आप जो स्ट्रेटजी अपनाओ उससे बल्कि और ज़्यादा लोग जो हैं वो सरकार से दुखी हो जाएं, सिस्टम से दुखी हो जाएं और हथियार उठा लें, इंसर्जेंसी में शामिल हो जाएं, मिलिटेंसी में शामिल हो जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें 3 एस्पेक्ट्स हमने डिटेल से डिस्कस किए, और ये हमारी आज की डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अभी आएगा थोड़ी देर में। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।